नेताओं पर चढ़ने लगा उपचुनाव का रंग। चुनावी महासंग्राम में तल्ख हुई जुबानी जंग। सियासी मैदान में नालायक की हुई एंट्री। मुद्दों की जगह नेता बजा रहे बयानों की घंटी। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी? आप कौन सी लायकी और नालायकी की बात कर रहे हैं? अब कौन लायक कौन नालायक ये तय करेगी जनता। मैं तो हर एक को लायक कहता हूं और मुझे कोई नालायक कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे भी जनता का सेवक हूं, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्या ये लायकी है कि 15 महीनों में आप 5 मिनट के लिए भी कभी ग्वालियर नहीं गए? कि ये लायकी है कि आज आप कह दो कि मैंने तो फलानी जी पे छोड़ दिया था। अच्छा, वो भी जिन पे आपने छोड़ने की बात कही ज्योतिरादित्य जी तब लायक थे जब चुनाव के लिए उपयोग करना था। उपचुनाव का महासंग्राम दूसरे लेवल पर पहुंचने लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच पिछले 2 दिनों से जारी बयानबाजी के बाद अब लग रहा है कि 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुकाबला शिवराज बनाम कमलनाथ ही होगा। ग्वालियर चंबल को फोकस करके हो रही इस बड़ी चुनावी लड़ाई में कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। पिछले दिनों ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को ललकार रहे थे। अब कमलनाथ भी चंबल वाले अंदाज में हमला बोल रहे हैं। कमलनाथ लगातार पार्टी छोड़कर गए पूर्व विधायकों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में वो कुछ ऐसा बोल गए जिसको लेकर शिवराज ने उन पर भावनात्मक वार किया। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं कोई मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। मुझे बहुत दुख और तकलीफ है, पीड़ा है। वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, वो व्यक्ति जो लगातार 1980 से मध्य प्रदेश से सांसद है, वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से सांसद होने के कारण ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज वो मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ जी को क्षमा मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। कमलनाथ का दिल्ली में शर्म आती वाला बयान ये बताता है कि वो फिलहाल प्रदेश की राजनीति में रचे बसे हैं। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को राजनीतिक पंडित 2018 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। जीतने का तनाव दोनों दलों में है, जिसका असर नेताओं की बयानबाजी पर भी दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या भाषा का स्तर गिराकर बयानबाजी करने से वोटर खुश होता है? लेकिन अगर मतदाता इससे खुश नहीं होता है तो फिर नेता बिलो द बेल्ट बयानबाजी करके खुद को सियासत का सिकंदर साबित करने की होड़ में क्यों जुटे हैं? नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारा आज का मुद्दा है बेलगाम बयान, जिताएंगे चुनाव। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अहम है, ज्यादा दिलचस्प है। उपचुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज मैदान में पूरे लाव लश्कर के साथ उतर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बीच जो बयानों के बाउंसर चल रहे हैं वो अभी आपने सुने, देखे। और इस बयानबाजी में जो तल्खी का तड़का लग रहा है, क्या इस तरह की तल्खी और बेलगाम बयानबाजी के सहारे उपचुनाव की जंग में सियासी दलों का बेड़ा पार लगेगा? यह अहम मसला है, यह अहम सवाल है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं दिनेश जी। राजपाल सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, युवा नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अब्बास जी। और दिनेश जी, किस लेवल तक जाएगा ये चुनाव? आज 2 दिन में जिस तरह से बयानबाजी सामने आई है, और मैं हेट स्पीच तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा है जैसे दिल्ली चुनाव में हमने देखा था कि क्या बयान हो गए थे, लेकिन अब
मध्य प्रदेश में जो रंग चढ़ रहा है उपचुनाव का, किस स्तर तक जाएगा, खास तौर पर बयानबाजी के लेवल पर? विजय जी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, ये यहाँ रुकने वाली नहीं है और ये आज कल में चालू नहीं हुआ है। ये जो बयानों की मर्यादा जो है उसी दिन टूट गई थी जब कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया और उनके विधायकों पर जिस तरह से हमला बोला था, जिन शब्दों का उपयोग किया था, वो चुभने वाले शब्द थे। क्योंकि जो भी राजनीतिक सीमा है, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं या राजनीतिक कोई भी कारण है, वो जो है किसी भी मर्यादा सीमा को मैं आपको बांध नहीं सकते। आप जो है यदि आप कहीं जाना चाहते हैं, आप राजनीतिक दल बदलना चाहते हैं, तो ये आपकी स्वतंत्रता है। तो आप देखिए कि जिस तरह के शब्द मुख्यमंत्री के लिए जिस भी तरह से घुमा फिरा कर बोले हैं, वो सामान्य तौर पर जो है कमलनाथ जी नहीं बोलते हैं। लेकिन ये आप इसको ये मानिए कि जो टीस है सरकार जाने की, जो पीड़ा है, वो किसी ना किसी रूप में जुबान पर झलक ही आ रही है। वो आप देखिए, यदि नेता का जो है इस तरह का बयान देगा तो कार्यकर्ता और तल्ख बयान देंगे और उन तल्ख बयानों का जवाब आक्रोश और गुस्से के तौर पर सामने आएगा। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। आप अपना राजनीतिक कार्यक्रम करिए, भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक कार्यक्रम करे, दोनों जो है यदि आप कोई भी किसी भी चुनाव मैदान में है, सरकार पर, पार्टी के एजेंडा पर, विकास पर आप कोई भी सवाल खड़े कर सकते हैं। आप ये कहें कि प्रदेश बिकाऊ है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा परसेप्शन बनता जा रहा है, तो बहुत सारे परसेप्शन मध्य प्रदेश के बारे में पहले भी बन चुके हैं। ये कोई नया नहीं है कि आप ये बिकाऊ प्रदेश की बात करें। आप तो ये जो प्रदेश है इसको जो बीमारू प्रदेश भी कहा करते थे। आप याद करिए 2003 के पहले ये बीमारू प्रदेशों में शामिल था। आप जो है उसके पहले कोई छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज नहीं था 2003 के पहले। यदि आप देखिए, कोई मतलब ये नया नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को राजनीतिक आधार नहीं होता। हर सरकार के संसाधन होते हैं, हर राजनीतिक दल की प्राथमिकताएं होती हैं, क्षेत्र प्राथमिकताएं होती हैं और व्यक्ति प्राथमिकताएं होती हैं। उन प्राथमिकताओं के बीच में आप शब्दों का संतुलन बनाकर रखिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब जो मुद्दे हैं इस चुनाव में वो हम सब देख रहे हैं क्या मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस उन मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहती, हालांकि कह ज़रूर रहे। अब्बास हाफिज साहब, ये बयानबाजी की शुरुआत तो हो चुकी है, आपको भी लगता है कि इस तरह के बयान और दिए जाएंगे और होना चाहिए क्या ये? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो राजनीतिक मंचों से ये बयान कोई नई चीज नहीं है, हमने पहले भी देखा है। यहाँ तक कि अगर ये कहा जाए कि उन्होंने भी दिया था, हमने भी दिया, तो ये कोई उचित बात नहीं है कि तुलना करें। लेकिन इससे पहले सिंधिया जी को रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा करने वाला कह चुके हैं शिवराज जी आज से 3-4 साल पहले। वो बयान भी पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद है। तो इस तरह के बयान तो बार बार देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं। और कमलनाथ जी ने तो बहुत ही साफ गोई के साथ राजनीति की है मध्य प्रदेश के अंदर। जो छल हुआ, जो कपट हुआ प्रदेश की जनता के साथ, उसको अगर अपने भाषा के अंदर लोग ला रहे हैं तो कोई वो एकदम नहीं हो गया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, सब जानते हैं। रही बात मध्य प्रदेश को बिकाऊ कहने की, तो शिवराज जी अपने आप को और अपने विधायकों को जो लेकर आए हैं, मंत्रियों को कांग्रेस से, उनके ऊपर से वो टैग उन पे लग रहा है, तो वो मध्य प्रदेश की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि मध्य प्रदेश को नुकसान पहुंचाया ऐसे लोगों के इस तरह की क्रिया ने, जिस तरह का हम सब ने देखा। उन लोगों को बिकाऊ कहा जनता ने, उन लोगों को कांग्रेस से जो लोग धोखा देके गए उनको बिकाऊ कहा गया, उन पे ठप्पा लगा, प्रदेश पे नहीं लगा है। प्रदेश को तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी बनाना चाहते हैं। इस तरह की भूमिका बन जाए, इस तरह की एक हवा बन जाए कि ये प्रदेश की अस्मिता से जुड़ जाए। प्रदेश की अस्मिता से कोई नहीं जोड़ रहा। हम सब मध्य प्रदेश वासी एक साथ खड़े हुए हैं इसके अंदर। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश को नुकसान पहुंचाया उनका भुगतान आज मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, मैं शुरू दिन से कहता हूं। और उसी का परिणाम है कि लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश हो, लोगों का आक्रोश जो है। चलिए, मैं राजपाल जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं कि वो क्या सोचते हैं। आपने लंबी चौड़ी दलील दी है जी राजपाल जी। शब्द ही परवरिश बताते हैं। शब्द से ही मालूम पड़ता है कि राजनीतिक दल की विचारधारा क्या है। शब्द से ही ये मालूम पड़ता है कि आदमी कितना गहरा है। शब्द से ही ये पता चलता है कि नेता का नेतृत्व किस स्तर के संयम का है। क्या वो संयम खो चुके हैं? तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस कमलनाथ जी को हम पहचानते थे, जिस कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता जानती थी, वो कमलनाथ जी मार्च 2020 के बाद में अपना संतुलन खो बैठे हैं।
अब वो कमलनाथ जी नहीं रहे, बुढ़ापा बिगड़ चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर आप लायक है, आप लायक मुख्यमंत्री है, आप लायक पूर्व मुख्यमंत्री है, तो आप कम से कम मध्य प्रदेश की जनता को यह जवाब दे दो कि मध्य प्रदेश जिसको 2003 में बीमारू, जो आदरणीय गुप्ता जी अभी कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो बीमारू मध्य प्रदेश हमें मिला था 2003 में, जिसको हमने ले जाकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश के नारे के साथ में, और उस मध्य प्रदेश को हमने बीमारू से बाहर निकाल कर और आज इस स्थिति में लाने की स्थिति करी थी 2018 तक कि हम मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर कृषि कर्मण अवार्ड ले रहा था, सर्वाधिक खाद्यान्न यहाँ के किसान पैदा कर रहे थे, यहाँ का सहकारी मूवमेंट जो है उत्कृष्ट स्थान पे था पूरे देश के अंदर। आप 2019 में आए, एक वर्ष सवा वर्ष आप आए, सवा वर्ष में आपने पूरा सिस्टम धराशायी कर दिया। आप अपने लोगों को संभाल नहीं सके, आप अपनी पार्टी के बिखराव को संभाल नहीं सके, अपने नेताओं का मन जीत नहीं सके, जनता का दिल जीत नहीं सके, और अंततः आप इस प्रकार की बात करके ये कह रही है कि 15 साल में उन्हें, जब 15 महीने की सरकार में उन्होंने जो कुछ संभाला, लेकिन उन्हें वैसा प्रदेश नहीं मिला जैसा दावा बीजेपी करती रही है 15 साल में। देखिए, ये सिर्फ कोरी कहने की बात है कि ऐसा प्रदेश नहीं मिला। क्या कमी थी इस मध्य प्रदेश के अंदर? और अगर ऐसा प्रदेश नहीं मिला तो 15 महीने में आप ऐसा क्या करके चले गए कि आज हम उसको सही कर रहे हैं? आज देखिए हम मध्य प्रदेश में हमने 15 महीने पहले जो मध्य प्रदेश छोड़ा था, उस मध्य प्रदेश की स्थिति आपने खराब करके देने का काम किया है। मध्य प्रदेश में जब कोविड आ रहा था, आपने एक बैठक कोविड को लेकर नहीं की थी, आपने कर्ज माफी के नाम पर सहकारिता के पूरे मूवमेंट को बर्बाद कर दिया, आपने किसान की वित्तीय व्यवस्था खत्म कर दी, आपने ग्वालियर चंबल संभाग के साथ जो सोतेला और दोगला व्यवहार कराए, वो व्यवहार ग्वालियर चंबल संभाग की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने वहां पर की योजनाओं को जिस प्रकार से, मेरे ख्याल से वो एक मिनट सुन ले। हाँ बोलिए जी, सुन लीजिए। आप कह रहे हैं परवरिश बताती है शब्दों की बात। याद है आपको शिवराज जी के बोल 2019 में, ए पिट्टू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे भी दिन आएंगे। और उसके साथ साथ मनमोहन सिंह जी को सदन में कहा था मोदी जी ने कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के बाथरूम के अंदर नहाते हैं। ये बातें याद है आपको? सोनिया गांधी जी के लिए कहा था मोदी जी ने जर्सी गाय और उनका हाइब्रिड बछड़ा, ये बोल याद है? देखिए अब्बास, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, अब आप गाय बछड़ा कर रहे हो, ठीक है, आपके नेता को आप ही बछड़ा कह रहे हो, आपकी नेता को आप ही जर्सी गाय कह रहे हो, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब वो आपकी नेता को आप ही जर्सी गाय कहते हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी को आप ही जर्सी गाय कहते हो, आपके नेता को आप ही गाय का बछड़ा। मेरा दोनों से एक सवाल, भैया गाय बछड़ा आपको मुबारक हो। हम तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे, हम तो चंबल की बात करेंगे, हम ग्वालियर की बात करेंगे, हम मालवा की बात करेंगे। जो सोतेला व्यवहार कमलनाथ जी ने किया है मालवा के साथ, जो सोतेला व्यवहार चंबल के लिए, ग्वालियर के लिए कमलनाथ जी ने किया है, वहां की जनता प्रश्न कर रही है और उपचुनाव में जनता कमलनाथ जी को बताने वाली है, समझाने वाली है, एक मिनट, घर भेजने वाली है। अब्बास और राजपाल जी, दोनों से मेरा एक सवाल है, आप लोग मुद्दों पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? देखिए मुद्दे भी हैं, दोनों ने मुद्दे दिए। एक ने कहा है कि 15 साल बनाम 15 महीने, जो बीजेपी का मुद्दा है, और बीजेपी का तो ये भी है कि 15 महीने बनाम 5 महीने। राजपाल जी मैं सही हूं कि 5 महीने में क्या किया? और आपने मुद्दा दिया है 15 साल बनाम 15 महीने, आपने 15 महीने में क्या किया है? ये क्यों नहीं गिनाते हैं? गिनाएं, लेकिन साथ में शब्दों की मर्यादा क्यों नहीं? देखिए मैं पहले जवाब दे देता हूँ। मेरे मित्र सिसोदिया जी बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी बात भी रखते हैं, लेकिन आज उनकी मजबूरी है कि उनको पार्टी को गलत तरीके पर डिफेंड करना पड़ रहा है। हमारे राजनेताओं ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और मंचों के माध्यम से मुद्दे गिनाए हैं। 15 महीने के अंदर हमने बिजली के बिल किस तरह से आधे किए, बिजली किस तरह से 100 रुपये में 100 यूनिट देने का काम किया, हमने कैसे राइट टू वाटर लाने का काम किया, टूरिज्म को बढ़ाने का काम किया, 70% रोजगार भारत मध्य प्रदेश के मूल निवासी को देने की बात करी, और उसके साथ साथ अनेकों ऐसे मुद्दे हैं। किसान कर्ज माफी भी हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने करके दिखाई, जिसको पूरा भाजपा आज नहीं कर रही है। ये तमाम मुद्दे हैं हमारे सामने, हम जनता के बीच में लेके जाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता दुखी है, जिस कार्यकर्ता को जबरदस्ती जेलों में डाला गया है, जिस कार्यकर्ता के पोस्टर होर्डिंग एक द्वेष की भावना से उतारे गए हैं, हटाए गए हैं, उसके दुख को जब नेता तक पहुंचता है तो नेता को भी गुस्सा आता है। ये सत्ता का दुरुपयोग जो कर रहे हैं तो वो भी साथ में है, लेकिन हमारे मुख्य मुद्दे
जो मैं बता रहा हूँ वही सब है। 15 महीने में जो हमने काम किया धरातल पे देखे, हम उन्हीं को लेके जाएंगे और उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। राजपाल जी, ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल का निर्माण आपने क्यों रोका कमलनाथ जी? ये प्रश्न पूछने का अधिकार क्या ग्वालियर की जनता को नहीं है? चंबल एक्सप्रेस हाईवे के काम को आपने क्यों डिले करा, ये पूछने का अधिकार क्या ग्वालियर चंबल की जनता को नहीं है? ग्वालियर में चंबल का पानी जो ले जाने की योजना थी उसको रोकने का आपने काम किया, क्या ये पूछने का अधिकार ग्वालियर की जनता को नहीं है? चंबल के साथ साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि लेकर आएंगे विधानसभा पे सारी बातों की ऊपर अगर हाँ, हम बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम चंबल में जाके वो चंबल के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ उसकी बात कर रहे हैं। लेकर आना विधानसभा। देखिए मित्र, जब आप बोल रहे थे गाय बछड़ा बता रहे थे अपने नेता को, तब मैं सुन रहा था। अब जब मैं अपनी उपलब्धि बता रहा हूँ तो आप सुनने की आदत डालिए, क्योंकि एक मिनट अब्बास जी, बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं फिर आता हूं, उसके बाद दिनेश जी के पास भी जाऊंगा। जब आप अपने नेताओं को गाय बछड़ा बता रहे थे तब मैं सुन रहा था, अब जब मैं आपकी असफलताएं बता रहा हूं तो वो भी आपको सुनते आना चाहिए। आपने 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की बात कही, 2 लाख तक के कर्ज माफ नहीं हुए ग्वालियर चंबल सहित मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश की और चंबल की जनता ये नहीं पूछेगी, उपचुनाव में पूछेगी? कर्ज माफी के आपने झूठे सर्टिफिकेट दिए और सहकारी बैंकों को आज तक पैसा नहीं दिया, वे बैंक के डूबने के कगार पे पहुंच गई है, उसका पैसा भी हमको देना पड़ेगा। तो ये पूछने का अधिकार क्या मध्य प्रदेश की जनता को नहीं है? क्या ये पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने ये कहा कि 51,000 रुपए कन्यादान में आप राशि देंगे, आपने नहीं दिया? क्या ये पूछने का अधिकार नहीं है कि संबल की योजना आपने क्यों बंद करी? क्या ये पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने युवाओं को 4,000 रुपए? लेकिन मेरा एक सवाल दिनेश जी से, वो नहीं दिया, क्या ये पूछने का अधिकार वहां की जनता को नहीं है? उपचुनाव ही तो ऐसा माध्यम है जिसमें कमलनाथ जी से ये प्रश्न वहां की जनता करेगी, और उस प्रश्न से बचने के लिए कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल, अब्बास भाई, उस कीचड़ में भी कमल खिलाना हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जानती है। आप अपने मुद्दे हैं, कमल खिला के राजपाल जी एक मिनट, अब्बास एक मिनट, बीजेपी के अपने मुद्दे, आपने भी अपने मुद्दे गिनाए। मेरा सवाल दिनेश जी से है। दिनेश जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, जैसे आपने जिक्र किया कि कमलनाथ जी कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते थे और कहीं ना कहीं अब वो तल्खी बयानों में, शब्दों में है। क्या आपको लगता है कि प्रतिष्ठा एक तो इस चुनाव से जुड़ी हुई है? दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि आप अपनी बात को कुछ इस ढंग से कहेंगे तो मतदाता ज़्यादा प्रभावित होगा, ऐसा क्या राजनीतिक दलों को लगता है, या सीधे सीधे कहेंगे तो फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? विजय जी, आप ग्वालियर को जानते हैं, ग्वालियर से आपका संबंध है। ये चुनाव वैसे भी एक आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसमें जो भी चुनाव परिणाम होंगे वो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और चूंकि मार्च में जो है प्रदेश की राजनीति की दिशा तय हो चुकी है, तो हर परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कितनी जोर से अपनी बात कहते हैं और क्या बात कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो आप मुद्दे लेकर क्या जा रहे हैं। आज ग्वालियर अंचल के जब विकास की बात आती थी तो सिंधिया परिवार से कनेक्ट करके देखा जाता था, चाहे माधवराव सिंधिया हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। आप देखिए, चाहे बहुत सारी जो आप ट्रेन के मामले में देखें या दूसरे डेवलपमेंट के मामले में देखें, तो आपको ग्वालियर विकास के मामले में बहुत समृद्ध दिखेगा, लेकिन अंचल में आसपास विकास की बहुत सारी संभावनाएं अभी बन रही थी। आप देखेंगे कि जो दूसरा एक जो पिछड़ा इलाका है, आप इधर राजगढ़ ब्यावरा से जब आप शिवपुरी तक जाएंगे तो आप ट्रेन कहाँ थी, वहाँ आप देखिए सिंगल ट्रैक था और सिंगल ट्रेक पर भी गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रेन नहीं चला करती थी। आज उस इलाके में आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये एक विकास का मॉडल कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में है, और आपको यदि जो है उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो आपको उससे बड़ा मॉडल लोगों के सामने रखना पड़ेगा। आज समस्या ये भी है कांग्रेस पार्टी के साथ कि वहां चेहरा नहीं है। एक जो चेहरा कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था वो एकदम आप जो है वहां से उनका जो आधार था कांग्रेस का वो खिसका है। थोड़ा सा उसे संभलने में समय लगेगा। संभलने के साथ आप उसको जो है अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने, उनको हौसला देने में भी समय लगेगा। एक साथ बहुत सारी कवायद कांग्रेस पार्टी को करना है, उसमें यदि वो तलखी में उलझ गई
और आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई, तो उसका मकसद शायद चुनाव का जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से कभी चुनाव मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जीते जाते हैं। यदि आप 2014 का भी जो चुनाव देखेंगे तो बात भी कहने का सलीका होता है। आप यदि मनमोहन सिंह ने पर भी कोई आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो सीधे नहीं लगाए हैं। आपको जो है कोई मुहावरा उपयोग किया होगा, कोई जो है इस तरह से बात कही होगी। यदि मोहन सिंह जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौनी बाबा या इस तरह के शब्द भी उपयोग किए गए, तो एकदम जो है उसका विरोध हुआ कि आप कैसे प्रधानमंत्री को कह सकते हैं। तो ये सभी के मामले में लागू होता है। जब आप चाहे सिंधिया के बारे में कहें, चाहे शिवराज जी के बारे में कहें, या मोदी जी के बारे में कहें, या कमलनाथ जी पर भी कोई आरोप लगाएं आप, तो एक इतने बड़े कद के नेता हैं, इनके बारे में जो है भाषा हमेशा संयत होना चाहिए, और खासकर चुनाव के समय जब आप सदन में संयत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बाहर भी करना चाहिए। बिल्कुल अब्बास, जैसे दिनेश जी एक आकलन कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं कांग्रेस के, तो वो उन चुनौतियों से निपटने में क्या थोड़ी सी परेशानी है, या बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि चुनाव है, चुनाव का टेंशन है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी रखना है, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना है, चेहरा नहीं है? मैं देखिए, चेहरे की बात तो जनता हमारा चेहरा है, डॉक्टर गोविंद सिंह साहब हैं, बहुत से नेता हैं, दिनेश गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सिंधिया जी में उनको एक अच्छा नेता भी दिखता है हमेशा दूसरे नेताओं की तरह। तो वो एक बात उनको लगती होगी, वहां पर हर इंसान का एक अलग मत होता है, तो वो कह रहे हैं कि वहां चेहरा नहीं है। अगर चेहरा सिंधिया जी होते तो हम 2013 में क्लीन स्वीप के ऊपर जाते। चंबल के अंदर हमारा इतना खराब प्रदर्शन इतिहास में कभी नहीं था जो 2013 में था, जब सिंधिया जी के हाथ में पूरी कमान थी एक तरह से चुनाव की। कैंपेन कमेटी उस वक्त एक बहुत बड़ी कमेटी भी थी और उनका चेहरा भी था। लेकिन कमलनाथ जी के आने के बाद जिस तरह से भाजपा के खिलाफ भी वोट था और हमारे समर्थन में भी था, हम चुनाव जीते, और ये सिंधिया जी की उपलब्धि नहीं थी। जनता चेहरा सबसे बड़ी है, और वह हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता हैं। आपने भीड़ देखी, आपने वहां जो आलम देखा, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सिंधिया जी का विरोध देखा, जिसकी कल्पना सिंधिया जी ने कभी नहीं की थी। ग्वालियर की रोडें भर चुकी थी पूरी तरह से। अगर हमारे पास चेहरे, यानी आप ये कह रहे हैं कि 2018 का जो चुनाव, हमारे चेहरे सर्विस हैं, ग्वालियर चंबल में 26 सीटें जो जीती है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई अहम योगदान नहीं था। संगठन पार्टी एक साथ होती है और जनता का आशीर्वाद होता है, उसके साथ हम चुनाव जीतते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर सिंधिया जी का चेहरा होता, हमने बार बार कहा है 2013 और उसके साथ 2019 का गुना का उनका खुद का चुनाव, वो नहीं हारते अगर इतना बड़ा चेहरा होता। परसेप्शन बनाया जाता है, लार्जर देन लाइफ पिक्चर बनाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बहुत कुछ समझने लगता है। चलिए मैं राजपाल जी से इसका रिएक्शन ले लेता हूं कि जो जीता गया 2018 में, अब चूंकि उसी इलाके में सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उसमें कोई योगदान नहीं था, वो तो पार्टी ने लड़ा, कांग्रेस ने, और वो जीती है। वो तो अब समझ में आ जाएगा। ये जो उपचुनाव है, इसमें सिंधिया जी का कितना वर्चस्व है ग्वालियर चंबल में, ये कांग्रेस को समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो ताकत है, केडर बेस दुर्लभ कार्यकर्ताओं की, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी कांग्रेस को समझ में आ जाएगी। जनता, विशेष करके ग्वालियर चंबल की जो जनता है, वो पूरा मतदाता के रूप में निर्णय करने को तैयार है। उनकी मनोस्थिति बन चुकी है, वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण बन चुका है। और यह बौखलाहट ही ग्वालियर में जाकर कमलनाथ जी जैसे सुलझे हुए संजीदा व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचरण और भाषण से समझ में आती है। ये बौखलाहट, ये घबराहट इसलिए है कि उन्हें समझ में आ रहा है, उनकी दूरदृष्टि में उन्हें दिख रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग से वो पूरी तरह हार रहे हैं। उनकी हार की खींची तो दिख रही है। ये जिस प्रकार से कीचड़ उछालने का काम हो रहा है, ये हार की वजह से ही हो रहा है, हार की जीत की वजह से हो रहा है। सिंधिया कुछ है ही नहीं, हार की जो संभावना है, देखिए अब्बास और राजपाल जी, समय कम है, और सीधी सी बात है, देखिए सीधी सी बात है कि अब जो भी राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है वो सबने देखा है। 6 महीने बीत चुके हैं, किसने क्यों पार्टी छोड़ी, क्या तमाम सारी दलीलें आ चुकी है। अब मेरे ख्याल से अब चुनाव सामने है और सबकी कोशिश यही है कि चुनाव जीतना चाहिए, और उसके लिए कम से कम कुछ मर्यादाएं, खासतौर पर शब्दों की तो रखना चाहिए, और मुद्दों पर बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो इस समय मुद्दे हैं दोनों ही दलों के, तो ही ये चुनाव जो है लेकिन ज़्यादा ठीक हो सकेगा।
हम ऐसा समझते हैं। बहरहाल ये चुनाव जो है वो दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल तो है ही, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तल्खी है बयानबाजी की वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।